Hello dear students, myself Kanchan Ram Singhani. I am from Maharaja Agrasen International College. In this video, I will discuss on the subject of management accounting, which is the important subject of BCom, BBA and MCom. In this session, I am going to discuss about introduction, meaning and scope of management accounting. Let me start the introduction of management accounting. Management accounting is the new or modern branch of accounting. सबसे पहले हम अकाउंटिंग में ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम को यूज़ करते थे. ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें हम किसी भी ट्रांजैक्शन की सिर्फ एक सिंगल एंट्री करते थे. उस ट्रांजैक्शन से यहाँ पर दो अकाउंट इफ़ेक्ट नहीं होते थे. एक नॉर्मल जनरल एंट्री उस ट्रांजैक्शन की जाती थी, पर ये बहुत ही इमेमोरियल था. इसके थ्रू हमारे जितने भी रिज़ल्ट्स थे, जितने भी स्टेटमेंट थे, वो क्लियर नहीं थे. इस कारण ट्रेडिशनल अकाउंटिंग की जगह मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम, जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, इसको स्टार्ट किया गया. डबल एंट्री सिस्टम, जिसको बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है. डबल एंट्री सिस्टम में किसी भी ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट इफ़ेक्ट होते हैं. जैसे एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है, एक अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है. डबल एंट्री सिस्टम से तो आप सभी परिचित ही होंगे कि किस तरीके से उसमें कौन सा अकाउंट किस रूल के अकॉर्डिंग डेबिट होगा या क्रेडिट होगा. डबल एंट्री सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग की ब्रांच है, जिसके थ्रू बेसिकली हम जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज़ की जाती है. देन उसके बाद उसकी पोस्टिंग की जाती है, लेज़र बनाया जाता है. लेज़र में आने वाले बैलेंस के थ्रू ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है. इसमें बनाए जाने वाले हर एक स्टेटमेंट की एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू होती है. हर एक स्टेटमेंट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट देता है. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम है. धीरे धीरे इस अकाउंटिंग के बाद और भी अकाउंट्स की न्यू ब्रांच डेवलप होने लगी, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग. ये सारे ब्रांचेस भी अकाउंट के डेवलप हुए हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सारे कॉस्ट के कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है. कॉस्ट अकाउंटिंग में हम प्रोसेस अकाउंटिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं. धीरे से फिर डेवलप हुआ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग आज ये बहुत ही अकाउंटिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर्स को अपने एंटरप्राइज में डिसीज़न लेने के लिए बहुत ही हेल्पिंग हैंड होने लगा है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज़ ब्लेंडेड दिस टू इनटू अ यूनिफाइड प्रोसेस फॉर सर्टेन important aspect related to managerial decision and planning. मैनेजमेंट अकाउंटिंग दो अलग अलग वर्ड हैं, पर जब हम इन दो वर्ड्स को साथ में मिक्सअप करते हैं, देन ये जो अकाउंट हमारे पास अकाउंटिंग की न्यू ब्रांच जो आती है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर मैनेजमेंट, फॉर टेकिंग डिसीजन एंड फॉर डूइंग प्लानिंग. मैनेजर्स को जितने भी काम होते हैं, उन सब काम को करने के लिए यह अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ही हेल्प कर रहा है. पर यह अकाउंटिंग सिस्टम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग पर ही बेस्ड है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जितने भी हमको
रिज़ल्ट मिलते हैं, हम उन्हीं रिज़ल्ट के थ्रू यहाँ पर बहुत सारे डिसीज़न एक मैनेजर को लेने होते हैं। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस जो टॉपिक है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रेशियो एनालिसिस में बहुत सारे रेशियोज़ की कैलकुलेशन होती है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, स्टॉक टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, करेंट एसेट्स टर्नओवर, नेट प्रॉफिट टू पेड अप कैपिटल टर्नओवर, सॉल्वेंसी रेशियो। तो इस तरीके से रेशियो एनालिसिस बहुत सारे रेशियोज़ की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें देता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल, करेंट एसेट्स रेशियो। करेंट एसेट्स रेशियो जो है वो करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का रेशियो हमें बताता है कि एंटरप्राइज में कितनी करेंट एसेट्स या कितनी करेंट लायबिलिटीज़ हैं। तो इस तरीके से, या एक और एग्ज़ाम्पल जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, जैसे इसमें कितनी शेयर कैपिटल में कितना परसेंटेज इक्विटी शेयर का है या कितना परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर होल्डर का है, ये भी हमको रेशियो एनालिसिस के थ्रू पता चलता है। तो इस प्रकार रेशियो एनालिसिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है, जिसमें मैनेजर्स को, मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस की कितनी शेयर कैपिटल होनी चाहिए या कितना प्रॉफिट है या कितनी एसेट्स होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का इजीली डिसीज़न मैनेजमेंट ले सकता है। और रेशियो एनालिसिस टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर डिपेंड करता है। इस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस पर ही बनाई जाती है। फिर हम मीनिंग स्टडी करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिप्रेजेंट अ मर्जर ऑफ टू वर्ड्स, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। जैसा कि हमको पता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग दो वर्ड्स से मिलकर बना है। फर्स्ट है मैनेजमेंट एंड सेकंड है अकाउंटिंग। मैनेजमेंट मीनिंग है मैनेजर्स या मैनेजमेंट के थ्रू किए जाने वाले कामों के लिए यहाँ पर डिस्कशन होता है। मैनेजमेंट के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोलिंग। इस तरीके से मैनेजमेंट के ये सभी काम हैं। तो ओवरऑल मैनेजमेंट में इन सभी कामों का ही डिस्कशन होता है। एंड अकाउंटिंग जितनी भी इंफॉर्मेशंस एंटरप्राइज के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, उन सभी इंफॉर्मेशंस का क्वांटिटेटिव फॉर्म में, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी ब्रांच है which provides all such accounting informations as are required by management for planning, direction and control of business activities। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस मैनेजमेंट को मिलती है, ताकि मैनेजमेंट फ्यूचर में प्लानिंग कर सके, डिसीज़न ले सके और जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सबको प्रॉपरली कंट्रोल कर सके। इस तरीके से हम मैनेजमेंट में जितने भी मेथड्स को स्टडी करते हैं, वो सारे मेथड्स मैनेजमेंट को डिसीज़न, प्लानिंग, कंट्रोलिंग ये सब में हेल्प करता है। जैसे रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग, ये सारे ऐसे टूल्स हैं जो मैनेजर्स के लिए डिसीज़न लेने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद हम स्टडी करते हैं स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्कोप, जैसा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक न्यू सब्जेक्ट है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर्स ऑल दोज आस्पेक्ट्स एंड टेक्निक्स विच हेल्प द मैनेजमेंट इन इट्स टास्क ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट को प्लान करने के लिए, डिसीज़न लेने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इन सारे काम को करने के लिए
बहुत अलग अलग अकाउंटिंग एस्पेक्ट को यूज़ करना होता है, जैसा कि अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट या स्कोप है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसे मैंने बताया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बेसिक अकाउंटिंग मेथड है जिसमें एक एंटरप्राइज जितने भी ट्रांजैक्शन करता है उन सब की पहले वो जर्नल एंट्री करता है, पोस्टिंग करके लेजर बनाता है, देन उसके बाद ट्रेडिंग एंड ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, देन उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हर एक स्टेटमेंट यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जितनी भी मेथड्स या जितने भी टूल्स हम यूज़ करते हैं बेसिकली वो डिपेंड करते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट किसी भी एंटरप्राइज़ की या फाइनेंशियल पोजीशन को डिक्लेयर करता है, किसी भी एंटरप्राइज़ की एसेट्स और लायबिलिटीज़ को दिखाता है। तो जितने भी यहाँ पर स्टेटमेंट और डेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, दैट आर ऑल यूज़फुल एंड मीनिंगफुल बेस टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वो सारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बेस देते हैं। सेकेंड स्कोप है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम बहुत सारे अलग अलग टाइप की कॉस्ट को स्टडी करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, डिफरेंशियल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये सारे जितने भी मेथड्स हैं वो मैनेजमेंट को प्लानिंग करने में हेल्प करते हैं कि इन फ्यूचर हमें कितनी कॉस्ट रखनी है, या अलग अलग चीज़ों के लिए डिसीज़न लेने में हेल्प करती हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 3 तरीके की होती है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे पहले मैनेजमेंट एक अपना स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिसाइड करता है कि इतनी रेट या इतनी क्वांटिटी का हमको प्रोडक्शन करना है। पर जब उसको हम एक्चुअल काम करते हैं तब जितना प्राइस हमने पे किया या जितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन हुआ उसका कंपैरिजन, एक्चुअल का कंपैरिजन स्टैंडर्ड के साथ किया जाता है। और अगर उसमें कोई वेरिएंस आता है, कोई भी डिफरेंस आता है, तो उसके वेरिएंस और डिफरेंस को यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश की जाती है कि रेट और क्वांटिटी में क्यों डिफरेंस आया। तो ये एक एग्जांपल था कि किस तरीके से मैनेजमेंट यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है। मैनेजमेंट में ने पहले प्लानिंग की, स्टैंडर्ड डिसाइड किया, देन उसका कंपैरिजन कंट्रोल के साथ करके, एक्चुअल के साथ करके वेरिएंस को फाइंड करता है, मतलब वो कंट्रोलिंग करता है। तो इस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी फाइनेंस के लिए, फाइनेंस को कंट्रोल और उसके लिए प्लान करने के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्प करता है मैनेजमेंट की, कि एक मैनेजमेंट को कितने डिबेंचर्स या कितनी शेयर कैपिटल इशू करना चाहिए, टाइम टू टाइम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहिए। तो डिविडेंड देने के क्या मेथड्स हो सकते हैं, या एक मैनेजमेंट को कहाँ कहाँ से सोर्स फंड कलेक्ट होता है। इस तरीके से ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को फाइनेंस, मनी, उसके फ्लक्चुएशन, उसके डिसीज़न के बारे में प्लानिंग करने में हेल्प करता है। देन है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बजटिंग मीन्स एक्सप्रेसिंग द प्लान्स, पॉलिसीज एंड गोल्स of an enterprise in quantitative terms for a definite time in future। बजट जो है वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है, जो पर्टिकुलर टाइम के लिए बनाया जाता है। जैसे हमारी मम्मी भी बजट बनाती है कि पर्टिकुलर प्रीवियस मंथ में इतना खर्चा हुआ तो होप सो इस मंथ में इतना खर्चा होना चाहिए।
तो इस तरीके से बजटिंग भी पास्ट के एक्सपीरियंस को लेकर प्रेजेंट में होने वाले जितने भी खर्चों के लिए एक क्वांटिटेटिव फॉर्म यहाँ पर प्रेजेंट करता है, जो मैनेजमेंट को हेल्प करता है प्लानिंग करने में और डिसीज़न लेने में। इस तरीके से बजटिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट के लिए, ताकि वो फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग भी कर सके। फोरकास्टिंग इज़ अ जजमेंट वेयर एज बजटिंग इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट एंड बोथ आर यूजफुल इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फोरकास्टिंग बेसिकली फ्यूचर के लिए की जाती है। तो इस तरीके से बजटिंग जो होता है वो पास्ट पर डिपेंड करता है और पास्ट को बेस मानते हुए प्रेजेंट का कैलकुलेशन करते हुए हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हैं। इस तरीके से बजट और फोरकास्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन इन्वेंट्री कंट्रोल बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट स्कोप है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। इन्वेंट्री आप समझते होंगे कि क्या होता है। स्टॉक इसकी मीनिंग होती है। तो स्टॉक बिजनेस में कितना होना चाहिए, एंटरप्राइज में कितना होना चाहिए, क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन वो डिपेंड करता है वो पूरा स्टॉक पर डिपेंड करता है। तो स्टॉक इन्वेंट्री कंट्रोल में हम स्टॉक के डिफरेंट लेवल्स का कैलकुलेशन करते हैं, जैसे मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, EOQ, डेंजर लेवल, ये सारी चीज़ें। इससे मैक्सिमम लेवल जैसे उससे हमको ये पता चलता है कि स्टॉक की मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी हमारे पास एंटरप्राइज में होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर स्टॉक की हेल्प नीड हो तो हमारे पास स्टॉक कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम लेवल, मिनिमम से मिनिमम लेवल स्टॉक का बताता है कि एंटरप्राइज में होना चाहिए। EOQ मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब एक साथ बल्क में हमको कितनी स्टॉक की क्वांटिटी परचेस करनी चाहिए कि हमको वहाँ पर न लॉस हो, हमको वहाँ पर कोई लॉस ना हो, ना ही हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर एक तरीके से बेकार जाए। तो इस तरीके से इन्वेंट्री कंट्रोल में हम स्टॉक के लेवल्स का कैलकुलेशन करते हैं। ये भी मैनेजमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। देन रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। Reporting is an important process in management accounting. There are two types of reporting. First, internal reporting and second, external reporting. Internal reporting to provide information to management and external reporting to provide information to outsides. Internal reporting जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट को डिफरेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड, जैसे कितना प्रॉफिट है या कितनी शेयर कैपिटल है या स्टॉक कितना है। ये सारी बेसिक इंटरनल इंफॉर्मेशन इसके थ्रू पता चलती है मैनेजमेंट को। और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग जो है, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग जितने भी आउटसाइडर्स हैं जैसे कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, इन सबको मिलती है। इसके थ्रू जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनी की एक्चुअल सिचुएशन पता चलती है या कंपनी की प्रोग्रेस कंडीशन पता चलती है। बेसिकली एक्सटर्नल रिपोर्ट हर एक कंपनी क्वार्टरली या 6th मंथली बेसिस पर पब्लिश करती है, ताकि कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में सबको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा मीन्स फाइंड द वैल्यू और मीनिंग ऑफ डेटा। जैसे कंपनी में बहुत सारे एंटरप्राइज में बहुत सारे डेटा होते हैं, नेट प्रॉफिट इतना है, शेयर कैपिटल इतनी है, या फिक्स्ड एसेट इतनी है, या करेंट एसेट इतनी है। पर जब इन डेटा से एक परफेक्ट मीनिंग हमको नहीं पता चलती है तब तक ये डेटा हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा होता है, मतलब डेटा की मीनिंग हमको एक लैंग्वेज पता चलती है कि कंपनी की पोजीशन क्या है और कंपनी में अलग अलग एस्पेक्ट में कहाँ पर कितनी क्वांटिटी पर या कैसा काम हो रहा है।
इस तरीके से डेटा की मीनिंग भी हमको पता चलती है। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा मीन्स जितने भी डेटा कंपाइल किए गए हैं उन सारे डेटा को एक लैंग्वेज प्रोवाइड करना। डेटा सिर्फ क्वांटिटेटिव नंबर्स होते हैं, सिर्फ डेटा हमको गिनती के नंबर्स बताते हैं, पर अगर हम उन डेटा से कुछ एक्सप्लेन करते हैं, कुछ रिज़ल्ट फाइंड करते हैं और उन रिज़ल्ट से सबको अवेयर करवाते हैं ताकि मैनेजमेंट भी कुछ डिसीज़न ले सके या अपनी प्लानिंग को चेंज कर सके या स्टेक होल्डर भी कंपनी के बारे में समझ सके, तो ये होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे रेशियो एनालिसिस में सपोज़ एक एग्जांपल, करेंट अकाउंट रेशियो की वैल्यू आई 2:1। करेंट अकाउंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटी, जिसका आंसर आया 2:1। इसको सिंपल हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि यहाँ पर करेंट लाइबिलिटी के जस्ट डबल हैं क्या, करेंट एसेट्स। तो इस तरीके से ये मीनिंग क्लियर होती है कि करेंट एसेट जो है वो करेंट लाइबिलिटीज से जस्ट डबल है। तो यही होता है डेटा का इंटरप्रिटेशन, मतलब हमें डेटा को एक लैंग्वेज के फॉर्म में प्रेजेंट करना। देन कॉस्ट एंड स्टैटिस्टिक्स। कॉस्ट एंड स्टैटिस्टिक्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू मैनेजमेंट को बहुत हेल्प मिलती है। जैसे इसमें कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, इस तरीके के हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं और सारे ये मेथड्स हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में एप्लीकेबल होते हैं। तो इस तरीके से कॉस्ट और स्टेटा भी बहुत हेल्पफुल होता है। देन टैक्स अकाउंटिंग, सिंपल सी बात है, हर एक एंटरप्राइज़ को टैक्स पे करना होता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैनेजमेंट को कितना टैक्स पे करना है, टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है और टाइमली उसको कैसे पे करना है, उसके लिए कैसे रिटर्न फाइल करनी है, ये सारी चीज़ें भी टैक्स अकाउंटिंग के थ्रू वो जान सकता है। इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट, आप सभी ऑडिट की मीनिंग जानते ही होंगे। ऑडिट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी एंटरप्राइजेस के सारे ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी को चेक किया जाता है, जो कि वाउचर्स के थ्रू किए जाते हैं। वाउचर्स जो रिसिप्ट होती है वो कहलाते हैं। कितने ट्रांजैक्शन हुए, कितने अमाउंट के लिए गुड्स को सेल या परचेज़ किया गया या कितना एक्सपेंडिचर या इनकम हुई, ये सारी चीज़ें वाउचर्स से क्लियर पता चलती है। तो उन वाउचर्स को बेस मानकर सारे ट्रांजैक्शन की चेकिंग की जाती है कि रियली ये ट्रांजैक्शन हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये ऑडिट होता है। पर अगर ये इंटर